India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसआईआर ट्रिब्यूनल की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाई कोर्ट से मांगी रिपोर्ट। ट्रिब्यूनल पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आरोप। नरेश बालियान के मामले से दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई से हटी। बालियान को आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानहानि और साजिश का केस में पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी पर लगाए हैं विदेशी 3 पासपोर्ट रखने के आरोप। तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली थी 1 सप्ताह की राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत पर रोक लगाई थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इस तरह के साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं। सीजीआई ने बताया कि इस तरह के मामलों में ठग खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी या यहाँ तक कि जज बताकर वीडियो कॉल करते हैं। लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। सुनवाई के दौरान उन्होंने एक भावुक उदाहरण साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आई एक महिला, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इस ठगी का शिकार हो गई और अपनी पूरी रिटायरमेंट की बचत गंवा बैठी। यह टिप्पणी उस समय आई जब भारत के अटॉर्नी जनरल आरवी वेंकटमणि ने भारत अदालत से इस मामले में कुछ समय देने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बैठकें चल रही हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए देश भर में दर्ज ऐसे मामलों की सीबीआई को सौंप दी थी। अदालत के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया, जिसने यह इस तरह के साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का प्रस्ताव रखा। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस नप्पीनाई ने सुझाव दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किल स्विच जैसी तकनीक विकसित करनी चाहिए, जिससे संदिग्ध लेनदेन को तुरंत रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित डर और मानसिक दबाव में आकर फैसले लेते हैं, इसलिए तकनीकी सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी है। इससे पहले अदालत ने बैंकों को भी निर्देश दे चुकी है कि असामान्य और बड़े लेनदेन पर ग्राहकों को तुरंत अलर्ट करने की व्यवस्था विकसित की जाए। अदालत को यह भी बताया गया कि अब तक ऐसे डिजिटल अरेस्ट घोटालों के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में दायर की गई थी। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी और इसे 23 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाएगा। गौरतलब है कि नरेश बालियान को 4 दिसंबर 2024 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उनका संबंध गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित एक आपराधिक सिंडिकेट से है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह संगठित अपराध गिरोह विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट की जज कावेरी बाबेजा ने बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो बालियान और कपिल संगवान के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट के बीच संबंध का संकेत देते हैं।
राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बालियान MCO-CA के तहत जमानत पाने के लिए निर्धारित सख्त मानकों को पूरा नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि बालियान को 4 दिसंबर 2025 को एक रंगदारी मामले में जमानत मिली थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें MCO-CA केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 13 मार्च को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब आरोपी 2024 से जेल में है और तो जांच पूरी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अदालत ने टिप्पणी की थी, अगर आप जांच ही करते रहेंगे तो आरोप तय कब होंगे। वही जमानत अदालत भी यही कहेगी कि पहले आरोप तय होने दें। अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले के 2 गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर चुके हैं। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की आगे की सुनवाई नई पीठ के समक्ष होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रेमचंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने अपील स्वीकार करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को निरंतर सेवा में माना जाए और समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों की तरह उनका नियमितीकरण किया जाए। साथ ही सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्त लाभ देने के निर्देश दिए गए। हालांकि पिछली अवधि के पूर्ण बकाया वेतन नहीं दिए जाएंगे। अपीलकर्ता 1995-96 में पंजाब के वित्त विभाग कोषागार एवं लेखा शाखा में चपरासी और क्लर्क के रूप में एड हॉक आधार पर नियुक्त हुए थे। राज्य सरकार ने 2003, 2006 और 2011 में नियमितीकरण नीतियां जारी की थी, जिनमें निरंतर सेवा जैसी शर्तें थी। बावजूद इसके अपीलकर्ताओं को 5 से 187 दिनों के छोटे छोटे अंतराल के आधार पर नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया और 23 जनवरी 2008 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या छोटे अंतराल सेवा की निरंतरता को समाप्त करते हैं, क्या समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ देकर इन अपीलकर्ताओं को वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और क्या ये ब्रेक वास्तविक थे या कृत्रिम। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता योग्य थे और रिक्त पदों पर कार्य कर रहे थे। साथ ही राज्य यह नहीं नकार सका कि समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को जिनके ब्रेक अधिक लंबे थे नियमित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ब्रेक कृत्रिम है क्योंकि कर्मचारियों को बार बार पुनः नियुक्त किया गया और वे लगातार वही कार्य करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का भेदभाव मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए अपीलकर्ताओं को भी नियमितीकरण का अधिकार है और राज्य को 4 सप्ताह में आदेश लागू करने का निर्देश दिया गया। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर श्रेया चोपड़ा। श्रेया, क्या जानकारी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है इन द केस ऑफ प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस एडहॉक एम्प्लॉइज के बारे में है, यानी जो टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे थे। इनमें से कई लोग 10 से 11 साल से ज्यादा टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें परमानेंट जॉब यानी रेगुलराइजेशन नहीं दिया गया। गवर्नमेंट का कहना था कि इनकी सर्विसेज कंटिन्यूअस नहीं थी क्योंकि इनके काम के बीच में ब्रेक्स थे, कुछ केसेस में 5 डेज से लेकर 187 डेज तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एम्प्लॉय बार बार वापस आ रहा है सेम पोस्ट पर और काम कंटिन्यू कर रहा है तो ऐसे छोटे ब्रेक्स को रियल ब्रेक्स नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इन्हें आर्टिफिशियल ब्रेक्स कहा है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ऐसी सिचुएशन में दूसरे एम्प्लॉयज को ऑलरेडी रेगुलराइज किया जा चुका था, इवन जब उनके ब्रेक्स और भी ज्यादा थे। तो ये कैसे सही हुआ कि कुछ लोगों को बेनिफिट देना और कुछ को डिनाई करना इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया और ऑर्डर दिया कि एम्प्लॉयज की सर्विसेज को कंटिन्यूस सर्विस माना जाए, रेगुलराइज किया जाए, उन्हें भी परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह वो स्टेटस और सारे बेनिफिट्स दिए जाए। ये जजमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि लॉ सिर्फ टेक्निकलिटीज पर नहीं बल्कि फेयरनेस, इक्वालिटी और रियल जस्टिस पर चलना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है श्रेया, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत की आजादी का श्रेय आधिकारिक रूप से सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज को दिया जाए। अदालत ने इस तरह के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे ऐतिहासिक और तथ्यात्मक विवादों में नहीं जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पहले भी इसी तरह की याचिका दायर कर चुका है जिसे 2024 में खारिज किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पिनाक पानी
मोहंती से पूछा कि क्या उन्होंने पहले भी ऐसी याचिका दायर की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बार अलग है। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इस तरह की निराधार याचिकाएं बार बार दायर की गईं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश तक से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन करवा देंगे। पहले भी ऐसी याचिका खारिज हो चुकी है। याचिका में मांग की गई कि भारत की स्वतंत्रता का श्रेय उन क्रांतिकारियों को दिया जाए जिन्होंने अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज को। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि 21 अक्टूबर 1943 को जो आईएनए का स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए और 26,000 शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए इसे विशेष रूप से मनाया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1947 में भारत की आजादी से जुड़े वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के भारत छोड़ने के कारण 1946 से 47 के विद्रोह और विभिन्न क्रांतिकारियों की भूमिका को स्पष्ट किया जाए। साथ ही नेताजी को राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस मनाने और उनके जन्म स्थान कटक में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त आईएनए की पहली महिला जासूस नीरा आर्या को राष्ट्रीय पुत्री घोषित करने और उनके जन्मदिन को और भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की मांग रखी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मांगों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आते। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर कर रहा है। अंततः कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका ऐतिहासिक तथ्यों के निर्धारण का मंच नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका सोमवार सुबह हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल हुई, जिसे अब सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यह मामला असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गुवाहाटी में दर्ज किया गया, जिसने पवन खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह एफआईआर उनके हालिया बयानों के बाद दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया पर कई विदेशी पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। इस मामले में 7 अप्रैल को असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली कथित स्थित आवास पर भी पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया और ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें 1 सप्ताह की अंतरिम राहत दी थी, ताकि वे असम की अदालतों में जाकर नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सके। हालांकि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की अपील पर तेलंगाना हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर इस रोक को हटाने की मांग की, लेकिन शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह स्टे को हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वे अग्रिम जमानत के लिए उचित मंच यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख करें। इसी के बाद अब उन्होंने वहां याचिका दाखिल की है। यह मामला फिलहाल राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से चर्चा में बना हुआ है और अब सभी की नजरें गुवाहाटी हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आश्रित मानकर मेडिकल प्रतिपूर्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र अधिकार के तहत इस लाभ का दावा कर रहा हो, तो उसे आश्रित की श्रेणी में डालकर उसका दावा खारिज करना कानूनन गलत है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पुत्री है, जिसे वर्ष 2020 में अपनी माता के निधन के बाद परिवार पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत उन्हें गोल्डन कार्ड भी जारी किया गया और उनकी पेंशन से नियमित रूप से अंशदान काटा जा रहा था। मामला तब उत्पन्न हुआ जब वर्ष 2021 में एक दुर्घटना के बाद याचिकाकर्ता का इलाज दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में हुआ। इलाज के दौरान कुछ छोटे खर्चे की प्रतिपूर्ति कर दी गई, लेकिन लगभग 4.29 लाख रुपए का बड़ा दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इलाज के समय उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी, इसलिए वे योजना के तहत पात्र नहीं है।
याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि संबंधित सरकारी आदेश केवल आश्रितों पर लागू होते हैं, जबकि वह परिवार पेंशन भोगी होने के कारण एक स्वतंत्र लाभार्थी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गोल्डन कार्ड जारी किया गया और उनसे अंशदान लिया गया है, जिससे उनकी पात्रता स्वतः सिद्ध होती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता और इसी आधार पर दावा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने इस विवाद को सीमित दायरे का बताते हुए कहा कि मुख्य प्रश्न ये है कि क्या परिवार पेंशन भोगी को आश्रित मानकर लाभ से वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को आश्रित मानना गलत है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र लाभार्थी है। कोर्ट ने यह भी पाया कि जब सरकार ने उन्हें योजना के तहत शामिल किया, गोल्डन कार्ड जारी किया और नियमित अंशदान लिया, तो बाद में आयु सीमा का हवाला देकर दावा खारिज करना मनमाना है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी माना। इसके अलावा अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता के कुछ खर्च पहले ही प्रतिपूर्ति किए जा चुके थे, जिससे उनकी पात्रता पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी। इलाज प्रमाण पत्र और खर्च की वास्तविकता पर कोई भी विवाद नहीं था। इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दावा खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पूरी राशि 5% वार्षिक ब्याज के साथ अदा की जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला एक वकील के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है, जो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि संबंधित पुलिस उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पद्मावती के खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से दिखता है कि पुलिस अधिकारी ने के बिना किसी उचित कारण के वकील को लात मारकर हमला किया। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वकील ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में रखे कागजों को नीचे गिरा दिया था। यह घटना 23 फरवरी 2025 की रात की है। वकील एक रोड रेज की घटना के बाद पुलिस स्टेशन पहुंची थी। आरोप है कि एक ऑटो चालक ने उसकी कार को ओवरटेक कर रोका और पत्थर फेंककर कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वकील शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें करीब 2 घंटे तक इंतजार कराया गया। लंबे इंतजार से नाराज होकर वकील ने थाने में हंगामा कर दिया और कथित रूप से टेबल पर रखे कागज नीचे फेंक दिए। इसके बाद मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी से कथित तौर पर उन्हें पूरी तरह लात मारकर हमला किया। वकील ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के आचरण पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर वकील का व्यवहार गलत था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी कानून हाथ में ले सकती है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया, आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आप थाने में तोड़फोड़ करें, लेकिन पुलिस को भी इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वकील के खिलाफ दर्ज मामला रद्द नहीं किया जाएगा। राज्य की ओर से अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने वकील के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का भी विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े अपीलीय ट्रिब्यूनलों के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इसी दिन कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करेगी। यह मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष उठाया गया। कामत ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो वकीलों को वहां जाने की अनुमति दी जा रही है और ना ही नियमित सुनवाई हो रही है। केवल ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लगभग हर दिन एसआईआर से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाए जा रहे हैं। हालांकि कामत ने दलील दी कि अदालत के पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल रिपोर्ट मांगेगी ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि प्री मैच्योर रिलीज क्या होता है। इमेजिन करो एक कन्विक्ट अपना फुल सेंटेंस कंप्लीट किए बिना जेल से बाहर आ जाए।
साउंड्स अनफेयर, एक्चुअली ये कम्प्लीटली लीगल है। इसे कहते हैं प्रीमेच्योर रिलीज। प्रीमेच्योर रिलीज का मतलब होता है किसी कन्विक्ट को उसकी पूरी सज़ा खत्म होने से पहले ही कुछ कंडीशंस के साथ जेल से छोड़ दिया जाए। इसका प्रोविजन बीएनएसएस के सेक्शन 473 के अंतर्गत है, जहां प्रिजनर के कंडक्ट, रिहैबिलिटेशन और सोसाइटी के लिए रिस्क को देखकर डिसीजन लिया जाता है। इसका एम पनिशमेंट के साथ रिफॉर्म को भी इम्पोर्टेंस देना है। अगर क्राइम ऐसा है जिसमें डेथ पेनल्टी भी पॉसिबल है तो कन्विक्ट को मिनिमम 14 साल तो जेल में सर्व करना पड़ेगा, जिसका प्रावधान बीएनएस के सेक्शन 475 के अंतर्गत दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को प्रियादर्शनी मट्टू केस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इस केस में 25 साल के स्टूडेंट प्रियादर्शनी मट्टू का 1996 में रेप और मर्डर हुआ। अक्यूज्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 में डेथ पेनल्टी दी, जिसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नवंबर 2025 में जब अक्यूज्ड ने प्रीमेच्योर रिलीज के लिए अप्लाई किया तो सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड ने ये कहते हुए उसके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि क्राइम हीनस था और रिलीज से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड के रिजेक्शन ऑर्डर को क्वेश्चन करते हुए कहा कि सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स देना काफ़ी नहीं है। बोर्ड को क्लियरली बताना चाहिए कि कन्विक्ट का करंट बिहेवियर क्या है, रिफॉर्म हुआ या नहीं और रिलीज से एक्चुअल रिस्क कितना है। यानी प्रीमेच्योर रिलीज डिसीजंस फेयर, रीजन और एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, ना कि सिर्फ पास्ट क्राइम की ग्रेविटी पर डिपेंडेंट हो। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.